Hello students, in last lecture we have discussed about some concepts related to the reproduction. In last lecture we have discussed asexual reproduction and related concepts. आज हम कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एमसीक्यू स्टडी करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेंगे. ठीक. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, dash is a structure of male reproductive system that serves as thermoregulator. So dash is the organ of or the structure of male reproductive system. Structure of male reproductive system which acts as a thermoregulator. कौन सा स्ट्रक्चर है जो थर्मोरेगुलेटर की तरह काम करता है? ठीक है, थर्मोरेगुलेटर मीन्स जो हीट को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. ठीक है, ऑप्शंस गिवन आर, ये हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखना है कौन सा स्ट्रक्चर है. टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडिडाइमिस एंड स्क्रोटम. So testes, prostate gland, epididymis, and the last one is scrotum. इसमें से हमें देखना है कि कौन सा वो स्ट्रक्चर है जो कि थर्मोरेगुलेटर का काम करता है. यहाँ पर आपको देखना है कि हमने पढ़ा था कि स्पर्म का प्रोडक्शन जो होता है वो टेस्टिस में होता है, सेमिनल वेसिकल्स के अंदर होता है, या उसकी लेयर जो होती है एपिथेलियल लेयर, जर्मिनल लेयर, उस सेल से स्पर्म्स प्रोडक्शन होता है. और ये जो स्पर्म प्रोडक्शन है ये बॉडी से बाहर होता है. आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी देयर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम. व्हाई इट इज आउटसाइड द बॉडी कैविटी? वो बॉडी कैविटी से, बॉडी वॉल से अलग क्यों है? तो इसका रीजन ये था कि उसको जो टेम्परेचर चाहिए, इट इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज अबाउट 34 to 35 डिग्री सेल्सियस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, जो स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसके लिए टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए. तो बॉडी टेम्परेचर से कम बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना है तो वो स्क्रोटम के अंदर होता है. The scrotum is the bag-like structure. It is the structure which regulates the temperature for spermiogenesis or spermatogenesis. Sperm production उसके अंदर होता है जो कि एक थर्मोरेगुलेटर की तरह काम करता है. Testes, prostate gland, epididymis and scrotum, ये ऑप्शंस हमें दिए हैं. So testis acts like a gland. It secretes the some fluid as well as the sperms. इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी सिक्रेट करता है. प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये ग्लैंड है जो कि फ्लूइड सिक्रेट करता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड. एपिडिडाइमिस एक स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जो कि स्पर्म को कैरी करता है. और स्क्रोटम वो पार्ट होता है जिसके अंदर टेस्टिस और एपिडिडाइमिस का पार्ट होता है. स्क्रोटम एक्ट्स एज अ थर्मोरेगुलेटर. ठीक है, क्यों थर्मोरेगुलेटर की तरह काम करता है? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए. कितना चाहिए टेम्परेचर? अराउंड 34 to 35 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर चाहिए. और बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस. तो इससे कम चाहिए. तो कम टेम्परेचर स्क्रोटम क्या करता है? मेंटेन करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, यूरेथ्रा इन ह्यूमन मेल passes through. Urethra in human male. ह्यूमन मेल में जो यूरेथ्रा है वो कौन से टिश्यू से पास होता है? इट पासेस थ्रू. टिश्यू का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं क्या है. ऑप्शंस आर कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस कैलोसम. अब ये ब्रेन में होता है, ये हमने पढ़ा है कि ये ब्रेन में होता है इसका, और
जो यूरेथ्रा है इसका कोई लिंक नहीं है। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसा। नेक्स्ट कॉर्पस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। एंड लास्ट वन इज इंग्विनल कैनल, इंग्विनल कैनल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कॉर्पस कैलोसम इज, इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, it divides the two cerebral hemispheres, so this cannot be the answer. Corpus cavernosa, it is again the tissue which does not present in the urethra, so it is not the answer. Corpus spongiosum, it is the tissue which is present in the penis. Penis जो स्ट्रक्चर होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर, उसके अंदर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। यूरेथ्रा इस पेनिस से ही पास होता है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इंग्विनल कैनल, इंग्विनल कैनल जो होता है, सो इंग्विनल कैनल इट इज प्रेजेंट इन, इट इज अ कैनल और इट इज अ स्ट्रक्चर थ्रू विच द टेस्टिस they are transferred from abdominal cavity to lower abdominal cavity. During the embryonic development जो टेस्टिस प्रेजेंट होते, डेवलप होते, वो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से लोअर एब्डोमिनल कैविटी की तरफ मूव करते हैं, वो होता है इंग्विनल कैनल से। ठीक है, ये कैनल है, वो कोई टिश्यू नहीं है, सो वो उसका फंक्शन होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये टिश्यू होता है जो पेनिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पेनिस में ये प्रेजेंट होता है, तो वो यूरेथ्रा जो है थ्रू पेनिस ही पास होता है। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would happen when vas deferentia are cut in human male? What would happen if the vas deferens, if the vas deferens or the tube vas deferentia is cut in human male, ह्यूमन मेल में अगर वॉस डिफरेंशिया को कट करते हैं तो क्या होगा? ऑप्शंस देखने पड़ेंगे हमें इसके लिए, क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। स्पर्म्स बिकम इमोबाइल, स्पर्म बिकम्स इमोबाइल, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि स्पर्म इमोबाइल हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन गिवन इज सीमेन इज विदाउट स्पर्म्स, सीमेन इज विदाउट स्पर्म्स, सीमेन जो है उसके अंदर स्पर्म्स नहीं होंगे। सी ऑप्शन इज स्पर्म्स आर विदाउट एक्रोसोम एंड टेल, स्पर्म्स are without acrosome and tail, without acrosome and tail, स्पर्म में टेल और एक्रोसोम नहीं होगा। और डी ऑप्शन दिया है द सीमेन इज विदाउट प्रोस्टैटिक फ्लूइड, सीमेन इज विदाउट प्रोस्टैटिक फ्लूइड, प्रोस्टैटिक फ्लूइड नहीं होगा सीमेन के अंदर, ये हमें ऑप्शंस दिए हैं। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है हमें देखना है, उसको चूज करना है। देखो, अगर वॉस डेफरेंशिया को या वॉस डेफरेंस को कट किया जाता है, वॉस डेफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कैरी करता है, जो कैरी करता है स्पर्म को कहाँ पर, टू द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। जब तक वो कैरी करता है तो ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर, स्पर्म के ट्रांसफर ड्यूरिंग, प्रोस्टैटिक फ्लूइड, फ्लूइड ऑफ सेमिनल वेसिकल, ये सारे भी उसमें ऐड हो जाते हैं। अगर हम डिफरेंशिया को कट करेंगे तो स्पर्म का ट्रांसफर नहीं होगा। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं कि स्पर्म बिकम इमोबाइल,
स्पर्म ट्रांसफर ही नहीं होगा, स्पर्म इमोबाइल होने के कोई चांस नहीं है इसमें। स्पर्म का जो भी एनर्जी होता है वो तो उसको मिलेगा, वो तो सेमिनल वेसिकल्स में बन जाएगा, कंप्लीटली बनेगा, बट उसकी ट्रांसफर रुक जाएगी, वो ट्रांसफर नहीं होगा। से वॉल्स डिफरेंस के बाद जो भी ट्यूब्स है उसमें ये ट्रांसफर नहीं करेगा। So the sperm becomes immobile. It is not a correct answer because sperm has motility, because उसका complete formation टेस्टिस में ही हो जाता है, तो मोबिलिटी पे उसके कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड इज सीमेन इज विदाउट स्पर्म। दूसरा ऑप्शन दिया है कि सीमेन जो बनेगा, यानी जो ग्लैंड्स होंगे वो वो सिक्रीशंस करेंगे जिसको हम बोलते हैं सीमेन, बट उस सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं होगा। तो ये करेक्ट है, सीमेन तो बन जाएगा बट एपिडिडाइमिस कट करने की वजह से स्पर्म उसके अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता होगा कि इस तरह से पेनिस का स्ट्रक्चर है, और पेनिस के स्ट्रक्चर में इस तरह से दोनों तरफ से क्या आती है, कॉमन डक्ट आती है। यहाँ पर कुछ सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पर प्रोस्टेटिक ग्लैंड होता है, यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। अगर इसमें यहाँ पर कट करेंगे हम तो जाने वाला स्पर्म नहीं जाएगा, बट बाकी जो फ्लूइड है वो बाकी सारा फ्लूइड इसमें एंटर करेगा। तो सीमेन तो बनेगा बट सीमेन में ये स्पर्म एंटर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे कट लगाया है। ये क्या है, वॉस डेफरेंस है। तो इस वॉस डेफरेंस में अगर हम कट लगाएंगे, वॉस डेफरेंस में अगर हम कट लगाएंगे तो स्पर्म जाएगा ही नहीं आगे, स्पर्म नहीं जाएगा तो सीमेन तो बनेगा बट सीमेन स्पर्म नहीं होगा। सो आंसर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, सीमेन इज विदाउट स्पर्म। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। स्पर्म्स आर विदाउट एक्रोसोम एंड टेल, स्पर्म यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, स्पर्म यहाँ पर बनने वाला है इस तरह से। यहाँ पर जो स्पर्म बनेगा वो तो कंप्लीट फॉर्मेशन उसका होगा, टेल भी होगा, हेड भी होगा, एक्रोसोम भी होगा, सब कुछ होगा उसके पास, सिर्फ वो ट्रांसफर नहीं होगा। सीमेन इज विदाउट प्रोस्टेटिक फ्लूइड, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड तो सिक्रेट होने ही वाला है, बट सीमेन में वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड डेफिनेटली आने वाला है, विदाउट प्रोस्टेटिक फ्लूइड का कोई चांस नहीं है। सो दीज ऑप्शंस आर आल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सीमेन इज विदाउट स्पर्म। ठीक है, सीमेन में कोई स्पर्म्स नहीं होंगे क्योंकि हमने वॉस डेफरेंस को क्या किया है, कट किया है। इसको क्या कहा जाता है, इसको हम वैसेक्टोमी भी कहते हैं। ये कॉन्ट्रासेप्शन का एक क्या है, मेथड है, जिसमें हम वैसेक्टोमी सर्जिकल मेथड है जिसको वॉस डेफरेंस में कट करके बाइंड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडिडाइमिस इन ह्यूमन मेल इज। क्वेश्चन एपिडिडाइमिस से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 4, एपिडिडाइमिस इन ह्यूमन मेल इज, ह्यूमन मेल इज, ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस हमें दिए हैं। सो इट इज द नेटवर्क ऑफ साइनसेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड वॉस एफरेंशिया। नेटवर्क ऑफ साइनसेस बिटवीन seminiferous tubules and vas efferentia, ये दोनों के बीच का नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, ऐसा कहा गया है साइनस का। सेकेंड इज इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन रेड टेस्टिस एंड, सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन किसके बीच में ये प्रेजेंट होता है, सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन
was afferentia and was deferens. Was afferentia and was deferens इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। A long coiled tube between was afferentia and was deferens. A long coiled tube between was deferens and was afferentia and was deferens, ठीक है। And option D given is connection between was deferens and seminal vesicle. It is the connection between C is was afferentia and was deferens, red testis। अच्छा यहाँ पर ये red testis है, सॉरी ये है red testis, ठीक। And last one is it is the connection between was deferens and seminal vesicle. Connection between was afferens and seminal vesicles, ठीक है। पूछा है हमें इपिडिडाइमिस जो होता है ये क्या है, ह्यूमन मेल में इपिडिडाइमिस होता है वो कहाँ पर होता है या वो स्ट्रक्चर कहाँ पर है, स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन है। इट इज द नेटवर्क ऑफ साइनसेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड वॉस एफरेंशिया, ठीक है। हमें बताया है कि जो साइनस प्रेजेंट होते हैं, नेटवर्क ऑफ साइनस होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं वॉस एफरेंशिया एंड वॉस साइनसेस आर कॉल्ड एज वॉस एफरेंशिया। इसका मतलब ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर हमें वॉस एफरेंशिया ऑलरेडी दिया है, सॉरी ये साइनसेस होते हैं रेड टेस्टिस। सो रेड टेस्टिस और वॉस एफरेंशिया के बीच में ये होता है क्या? डेफिनेटली ये वहां पर नहीं होता है क्योंकि ये टेस्टिस का पार्ट है, रेड टेस्टिस और वॉस एफरेंशिया। रेड टेस्टिस और वॉस एफरेंशिया दोनों भी टेस्टिस के पार्ट होते हैं, ठीक है। देखो सेमिनल वेसिकल होता है, सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले जो साइनसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं रेड टेस्टिस। रेड टेस्टिस के आगे होता है वॉस एफरेंशिया के आगे होता है इपिडिडाइमिस। तो इपिडिडाइमिस इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन, नेटवर्क ऑफ साइनसेस बिटवीन दिया है तो ये वहां पर प्रेजेंट नहीं होता, उसके आगे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको इसका सीक्वेंस बता देता हूँ कि कहां पर क्या होता है। तो टेस्टिस के अंदर रेड टेस्टिस होता है, साइनसेस होते हैं जो कि सेमिनल वेसिकल से बनते हैं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनते हैं। रेड टेस्टिस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है वॉस एफरेंशिया। वॉस एफरेंशिया के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के बाद नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है वॉस डेफरेंशिया या वॉस डेफरेंस। वॉस डेफरेंस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है कॉमन डक्ट, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट या कॉमन डक्ट। अब इस कॉमन डक्ट किसका होता है? सेमिनल वेसिकल का प्लस जो वॉस डेफरेंस से आने वाला जो स्पर्म है उसके साथ साथ प्रोस्टेटिक फ्लूइड वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। कॉमन डक्ट के बाद ये आगे जाएगा तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट होगा, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो इस तरह से सीक्वेंस होता है ट्यूब्स का। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि एपिडिडाइमिस जो होता है वो किसके बीच में होता है? सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन वॉस एफरेंशिया एंड वॉस डेफरेंस। देखो यहाँ पर present between red testis was deferens, incorrect. A long coil tube which is present between what was efferens and was deferens, was efferentia was deferens, इसके बीच में ये होता है, ये correct answer.
इट इज द कनेक्शन बिटवीन वॉस एफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल्स। तो वॉस एफरेंस जो है वो यहाँ पर है, सेमिनल वेसिकल्स तो वॉस डेफरेंस के बाद आने वाली ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। तो इसलिए ये भी आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, एपिडिडाइमिस इन ह्यूमन मेल इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब विच इज प्रेजेंट बिटवीन वॉस एफरेंशिया एंड वॉस डेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is the continuity of epididymis in human male is, ह्यूमन मेल में epididymis का जो कंटिन्यूटी होता है वो क्या होता है। तो जो सीक्वेंस आपको अगर पता है तो सीक्वेंस से हम इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। देखो सीक्वेंस ये है, इसी सीक्वेंस से आप जाएंगे तो आपको इसका भी आंसर इजीली पता चल जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कंटिन्यूटी ऑफ epididymis इन ह्यूमन मेल इज, कंटिन्यूटी of epididymis in human male is, ह्यूमन मेल में कंटिन्यूटी ऑफ epididymis किससे होता है, ठीक है। यानी epididymis के आगे क्या होता है ये पूछा गया है। ऑप्शंस गिवन आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, seminiferous tubules. Option B given is was efferentia, was efferentia. Option C given is was deferens, was a deferens. And option D given is ejaculatory duct, ejaculatory duct, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ epididymis, सो epididymis का कंटिन्यूटी किससे है, epididymis का कंटिन्यूटी वॉस डेफरेंस से है, ठीक है। ऑप्शन क्या है यहाँ पर, वॉस डेफरेंस दिया गया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिया है बट वो तो पहले ही आता है, वॉस एफरेंशिया उससे पहले आता है। epididymis के बाद नेक्स्ट बात कौन आता है, वॉस डेफरेंस आता है। सो आंसर इज वॉस डेफरेंस, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट रूट ऑफ स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम टेस्टिस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट इज द करेक्ट रूट ऑफ sperms released from testes, sperms released from testes, टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होने का जो करेक्ट रूट है वो क्या है, यानी ये सीक्वेंस, ठीक है, ये सीक्वेंस पूछा है। ऑप्शंस क्या दिए गए देखते हैं, वॉस एफरेंशिया, देन epididymis, uriniferous tubules, nephrostome, was efferentia, epididymis, nephrostome, uriniferous tubules, uriniferous tubules, नेफ्रोस्टोम्स, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन गिवन इज वॉस एफरेंशिया, epididymis, वॉस डेफरेंस, वॉस एफरेंशिया, epididymis and was deferens,
इसी से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वॉस एफरेंशिया नेफ्रोस्टोम, वॉस एफरेंशिया नेफ्रोस्टोम and Beeder's canal. Option D given is was afferentia collecting tubules, was afferentia collecting tubules, and the Beeder's canal. So these are options. तो इससे हमें पता चलता है कि करेक्ट आंसर क्या है। देखो एक एक ऑप्शन हम चेक करते हैं। वॉस एफरेंशिया इपिडिडाइमिस, ठीक है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड नेफ्रोस्टोम। तो दिस आर नॉट द प्रेजेंट, these parts are the parts of excretory system, ठीक है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किडनीज के अंदर होते हैं, so this cannot be answer. Was afferentia epididymis and was deferens, यहाँ पर देखो चेक करो, was afferentia epididymis was deferens करेक्ट ऑप्शन है। was afferentia नेफ्रोस्टोम बीडर्स कैनाल, ये दोनों भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है। यहाँ पर भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बीडर्स कैनाल एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, तो स्पर्म उधर ट्रांसफर नहीं हो। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. The duct which conveys the sperm from testis to ejaculatory duct is the duct which conveys the sperm from testis to ejaculatory duct. Sperms from testis to ejaculatory duct is ureter seminal vesicle, is A ureter, B seminal vesicles, option C is vas deferens and epididymis. Was deferens and is epididymis। तो ऐसा है, कौन सा डक्ट होता है जो स्पर्म को कन्वे करता है टेस्टिस से इजैकुलेटरी डक्ट की तरफ, टेस्टिस से इजैकुलेटरी डक्ट की तरफ, कौन सा ट्यूब होता है वो? तो वो यूरेटर तो नहीं हो सकता। यूरेटर इज ए पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि ब्लैडर तक यूरिन को लाता है। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है जो कि सीमेन का कुछ पार्ट सिक्रेट करती है, फ्लूइड सेमिनल वेसिकल का, सेमिनल वेसिकल सीमेन सिक्रेट करता है, ठीक है, वो फ्लूइड सिक्रेट करता है। तो इट कैन नॉट बी द पार्ट विच कन्वेज द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि वो तो टेस्टिस के बहुत बाद आता है, ठीक है। वॉज डेफरेंस, यस डेफिनेटली वॉज डेफरेंस जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट के पहले आता है और स्पर्म को इजैकुलेटरी डक्ट में कन्वे भी करता है और टेस्टिस से उसको कैरी भी करता है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस जो होता है वो टेस्टिस का पार्ट है, वो टेस्टिस से स्पर्म को उठाता है और वॉज डेफरेंस को देता है, वो इजैकुलेटरी डक्ट को डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन से इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि सीक्वेंस में कौन आता है, कौन किसके बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। सो वॉज डेफरेंस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अल्कलाइन नेचर ऑफ सेमिनल फ्लूइड ऑफ सेमिनल वेसिकल, अल्कलाइन फ्लूइड ऑफ सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल ने जो सीमेन सीक्रेट किया है वो अल्कलाइन फ्लूइड होता है, इसका मतलब उसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। तो इसका क्या फंक्शन है वो हमें पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शंस गिवन आर अल्कलाइन नेचर ऑफ सेमिनल फ्लूइड ऑफ सेमिनल वेसिकल, फर्स्ट इट इंक्रीजेस द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की मोबिलिटी इंक्रीज करता है, अल्कलाइन होता है इसलिए। इंक्रीजेस द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म का मोबिलिटी इंक्रीज करता है। सेकेंड ऑप्शन गिवन इज ऑप्शन बी, प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है क्या? तो एक्चुअली स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उसमें फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, and fructose is present in the semen but it is not secreted by the seminal vesicle. Next, lubricates the passage of sperm, it lubricates the passage of sperm. Option D is it neutralizes the acidic medium of female genital tract, it neutralizes the acidic conditions or medium of फीमेल जेनाइटल ट्रैक, फीमेल का जेनाइटल जो ट्रैक होता है उसका एसिडिक मीडियम में न्यूट्रलाइज कर देता है। कैसे न्यूट्रलाइज होगा? अल्कलाइन मीडियम से न्यूट्रलाइज हो जाता है। ऑप्शंस चेक करते हैं हम। इट इंक्रीजेस द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, तो मोबिलिटी ऑफ स्पर्म को इंक्रीज करने के लिए जरूरी नहीं है कि अल्कलाइन मीडियम ही होना चाहिए, ठीक है। मोबिलिटी होता है इंक्रीज बट उसके लिए जरूरी नहीं कि वो अल्कलाइन ही होना चाहिए, ठीक है, एसिडिक भी चलता है। सो दिस कैन नॉट बी द प्रॉपर आंसर। इट प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म, सो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्कलाइन फ्लूइड ही चाहिए, फ्रुक्टोज ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इट ल्यूब्रिकेट्स द पैसेज ऑफ स्पर्म, तो वैसे तो ल्यूब्रिकेशन ये करता है, ठीक है, बट उसके लिए अल्कलाइन मीडियम ही चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बाकी प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी होता है और उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी होता है जिसका फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक कंडीशंस ऑफ द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, तो बेसिक फंक्शन अल्कलाइन मीडियम का, अल्कलाइन फ्लूइड का ये होता है कि वो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देता है। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जो एसिडिक मीडियम है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। उसके न्यूट्रलाइजेशन होने की वजह से स्पर्म की डेथ नहीं होती है, स्पर्म का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो स्पर्म सर्वाइव करता है और वहां पर वो फर्टिलाइजेशन के लिए प्रोसीड करता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, question number 9 is match the column 1 and column 2. ठीक है, तो हम कॉलम 1 देखते हैं और कॉलम 2 देखते हैं क्या दिया है। कॉलम 1 में दिया है सीमेन, बर्थ कैनाल एंड पेनिस, ठीक है। फर्स्ट इज सीमेन, बर्थ कैनाल, थर्ड इज
पेनिस, थर्ड दिया है पेनिस, फोर्थ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ठीक है। सेकेंड कॉलम में दिया है हमें ए क्लिटोरिस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, क्लिटोरिस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और फिर टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। वजाइना विथ सर्वाइकल कैनाल, वजाइना विथ सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल मीन्स जिसके अंदर सर्विक्स प्रेजेंट है। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, लास्ट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, तो हमें इसको कॉलम को मैच करना है। ठीक है, ऑप्शंस लिख लेते हैं। ए फर्स्ट का आंसर बी, सेकंड, ठीक है, सेकंड का आंसर दिया है ए। ठीक है, थर्ड इज डी एंड फोर्थ इज सी। चलो ठीक है, बी लिख लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर सी में लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। डी में लिखेंगे फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखते हैं अभी आंसर्स। सेकंड में ऑप्शंस दिए गए हैं डी, बी, सी, ए। डी, बी, सी और यहाँ पर दिया है ए। सी में दिया है डी, सी, बी, ए। डी, सी, बी और ए। एंड लास्ट डी इज डी, सी, ए, डी, सी, ए, बी। डी, सी, ए, बी। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं हम। पहला ऑप्शन दिया है हमें सीमेन। ठीक है, मैच करेंगे कि सीमेन जो होता है वो कौन फॉर्म करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लिटोरिस फीमेल पार्ट होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल टेस्टिस का पार्ट होता है, बट वो सीमेन नहीं बनाता है। वेजाइना तो फीमेल पार्ट है, वो सीमेन नहीं बनाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा डी। ये तो हमें पता चल गया कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी आ गया। सेकेंड इज बर्थ कैनॉल। सो बर्थ कैनॉल जो होता है वो होता है वजाइना विथ सर्वाइकल कैनॉल, ये बर्थ कैनॉल होता है। सो सी इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन फॉर सेकेंड। थर्ड जो दिया है वो दिया है पेनिस। और पेनिस में हमें यहाँ पर देखना है कि पेनिस किसका पार्ट हो सकता है। ठीक है, सो पेनिस इट इज लाइक, इट इज द पेनिस इज क्लिटोरिस बट इट इज डेवलप्ड क्लिटोरिस। फीमेल में जो क्लिटोरिस होता है इट इज ऑल्सो नोन एज रूडिमेंट्री पेनिस, और रूडिमेंट्री यूरेथ्रा होता है। वो पेनिस ही होता है जो रूडिमेंट्री होता है, फीमेल में होता है। ठीक है, तो क्लिटोरिस इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज होमोलोगस टू द पेनिस। क्लिटोरिस जो है वो मेल में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, मेल में वो पेनिस स्ट्रक्चर होता है। सो इसका आंसर आएगा ए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, seminiferous tubules, these are present in the testis and these tubules are present in testicular lobules। मतलब ये testicular lobule testis है, testis के अंदर lobules है बहुत से, हर lobule के अंदर बहुत सी क्या है, seminiferous tubules है। तो एक lobule के अंदर वहां पर बहुत से क्या है, seminiferous tubules प्रेजेंट होते हैं। so seminiferous lobules के अंदर होता है seminiferous tubule। ठीक है, सो डी, सी, ए और बी, ये ऑप्शन हमें जहां पर भी दिखेंगे वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी, फर्स्ट का आंसर दिया है बी। ठीक है, बी में दिया है फर्स्ट सीमेन का डी, सेकंड बी,
ठीक है, ये भी इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट डी, सेकेंड सी, थर्ड बी, इनकरेक्ट। फर्स्ट डी, सेकेंड सी, थर्ड ए और फोर्थ बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एक बार चेक कर लो ऑप्शन डी कैसे है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट रिप्रोडक्शन। आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ज्यादातर क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।